नमस्कार, ओम कृष्णा अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने साउथ अफ्रीका के विषय में जो भी पढ़ा, वो सब अ, कहीं न कहीं हमारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस हैं। अब दक्षिण अफ्रीका कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, उन देश के विषय में हम पढ़ेंगे कि वो देश किस पर्पज़ से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला देश है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका का यह सबसे बड़ा देश है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। ब्राज़ील के विषय में हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे। ब्राज़ील, ब्राज़ील का जो नाम है, ब्राज़ील में एक वृक्ष पाया जाता है, एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम ब्राज़ील था। उसी के नाम पे ब्राज़ील नाम पड़ा। यह जब तक लगभग ये 500 वर्षों जब तक देश की खोज नहीं हुई थी, तब तक ऐसे ही इसी नाम पे, इसी लकड़ी के नाम पे ब्राज़ील का नाम और इसी लकड़ी को एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाता है, दिया जाता था। क्योंकि ब्राज़ील में जितनी भी कह सकते हैं महत्वपूर्ण वर्क होता था या काम होता था, वो इसी अकॉर्डिंग होता था। इस लकड़ी की कह सकते हैं कि ये मेन औद्योगिक रूप में ये रेडवुड जो वृक्ष था, इसकी जो लकड़ी थी ब्राज़ील, उसी के नाम पे पड़ा है। ठीक, अब ब्राज़ील की थोड़ी-सी भूमि और जलवायु देख लेते हैं कि भूमि और जलवायु क्या है। ब्राज़ील मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय, ब्राज़ील जो हमारा है उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक, पूरे वर्ष में गर्म और आर्द्र माने गर्मी और ठंडी दोनों जलवायु पाई जाती है। देश का उत्तरी भाग अमेज़न और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बटा हुआ है। कह सकते हैं कि अ, अमेज़न जो है, अमेज़न नदी, उसकी और उसकी सहायक जो नदियाँ हैं, उसके द्वारा यह पूरा बटा हुआ है। अब देखिए ब्राज़ील, ब्राज़ील में अधिकतर भाग ब्राज़ील के पठार का अधिकतर भाग सवाना जलवायु पाई जाती है। देखिए ब्राज़ील हमारा पूरा यहाँ से है, ये हमारा पूरा ब्राज़ील है। इसकी पूरी जलवायु सवाना जलवायु के नाम से जानी जाती है। सवाना जलवायु के नाम से जानी जाती है। सवाना जलवायु पाई जाती है दक्षिण की ओर बढ़ने पे उरुग्वे की सीमा के साथ। यह शीतोष्णकटिबंधीय, जैसे यहाँ उरुग्वे है आपका, ये शीतोष्णकटिबंधीय हो जाता है, जलवायु पाई जाती है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा उत्पादक, ब्राज़ील जो हमारा है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। माने कह सकते हैं कि ब्राज़ील में कहवा, पूरे विश्व में कहवा सबसे ज़्यादा अगर कहीं उगाया जाता है तो वह ब्राज़ील में। ब्राज़ील की जो मुख्य फसल है क्या है? कपास है। मुख्य फसल क्या है? कमा कपास है। और ब्राज़ील में साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, बेलो होरिज़ोन्टे तथा सैंटोस प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। थोड़ा-सा जलवायु विषय में देख लीजिए तो, जैसे ये दक्षिण अफ्रीका का हमारा इमेज है, मैप है पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये विषुवतीय जलवायु पाया जाएगी। ये पूरा इधर पूरी विषुवतीय जलवायु, इधर उष्ण, यहाँ से लेके उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी बीच में यहाँ पे, और इधर महासागरीय शीतोष्ण जलवायु, नीचे जो हमारा है ये शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी इधर पूरा, और इधर थोड़ा सा मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी पिन, और यह पेयरी जलवायु पाई जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका में जलवायु के मामले में तो काफी विविधता पाई जाती है। यहाँ जो है वो काफी ज्यादा विविधता पाई जाती है। आप देखिए ब्राजील के कुछ जो शहर हैं उसके विषय में हम देख लेते हैं। अभी जो हमने औद्योगिक शहर बताया, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारा है, जो भी हमने नाम लिया कि जो औद्योगिक शहर है उसका जो हमने नाम दिया, उसे तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये देखिए ये हमारा हो गया बेले होरिजेंटो, ठीक, रियो डी जेनेरियो, सैंटोस, साओ पाउलो, माने ये सब जो देश है हमारे औद्योगिक, ये जितने हैं क्या है, औद्योगिक हैं। ये सब औद्योगिक नगर हैं, और ये सब कहाँ है? ये सब ब्राजील में है। ब्राजील के औद्योगिक नगर हैं। सेंटोस, सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
यह कॉफी पोर्ट है। रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बेलो होरिजेंटो, ये भी औद्योगिक नगर है। साओ पाउलो, ये भी एक औद्योगिक नगर है। तो देखा जाए तो जो हमारे ये हैं कि अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। देखिए साउथ अफ्रीका, इधर साउथ पैसिफिक सागर हो गया, इधर साउथ अटलांटिक सागर हो गया, ये अटलांटिक ओशन, इक्वाडोर। तो ये जो है, इस मैप से हम औद्योगिक ब्राजील के कुछ औद्योगिक नगर देख सकते हैं। इसमें हम अमेजन नदी को भी देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अमेजन नदी को भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारी अमेजन नदी हो गई। अमेजन नदी का ये मुहाना है। अरे अमेजन नदी का ये जो मुहाना है, ये अमेजन मुहाना यहीं पे बनाते हैं अमेजन नदी। ये पूरा अमेजन नदी फैली हुई है। ये कहाँ से निकलती है? ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और इसकी और सब ये सब सहायक नदियां हैं। ये सब जो है इसकी सहायक, ये सब जो देख रहे हैं इसकी ये सब सहायक सहायक नदियां हैं, तो कह सकते हैं। और ये पूरा एरिया जो हमारा है, ये पूरा अमेजन का बेसिन कहलाता है। हमारा पूरा क्या कहलाता है? अमेजन बेसिन कहलाता है। चलिए अब इसके विषय में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। देखिए दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित यह देश का पांचवा सबसे बड़ा है। माने यह ब्राजील जो है दक्षिण का उत्तर पूर्वी भाग, किसी भी देश की जो हम सीमा बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? ये हमारा हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये हमारा साउथ हो गया। तो हमने कहा कि उत्तर पूर्वी, माने इसका अधिकतर भाग उत्तर पूर्वी भाग में, माने हमारा नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट होगा उत्तर पूर्वी। माने इस एरिया में ये स्थित है पांचवा देश। चिली और इक्वाडोर को छोड़कर, चाइल 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 और इक्वाडोर को छोड़कर जितने भी देश हैं सब ब्राजील से सीमा बनाते हैं। दो ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं, और दो ऐसे देश हैं जो कि आपके क्या हैं, ब्राजील से सीमा नहीं बनाते। दो देश ब्राजील से सीमा नहीं बनाएंगे और दो देश लैंडलॉक कंट्री। वाल्सा नामक वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी विस्तृत प्रदेशों में थी। जो वाल्सा नामक लकड़ी होती है, ठीक है, यह कहाँ पाई जाएगी? यह भी ब्राजील में ही पाई जाती है। ब्राजील में खनिजों का भंडार है, जिसमें आपका मिनास हो गया और ग्रेनाइट राज्य। मिनास और ग्रेनाइट राज्य, ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उच्चतम कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं। उच्चतम कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक के विशाल भंडार है, माने काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। देखिए जैसे हम कह सकते हैं कि ब्राजील के जो औद्योगिक नगर है अभी बहुत ज्यादा इनमें विकास नहीं हो पाया, इसलिए ये संसाधनों का जो दोहन है ये बहुत कम कर पाए हैं। संसाधनों का जो दोहन है ये बहुत कम कर पाए हैं। अब देखिए एक दूसरा देश है अर्जेंटीना। ब्राजील का दूसरा देश एक है अर्जेंटीना। इसके विषय में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अर्जेंटीना कहाँ है। देखिए ये अर्जेंटीना हो गया हमारा। देखिए ब्राजील हो गया यहाँ पे, ये हमारा ब्राजील हो गया। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, और ये हो गया कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक। ये आपका हो गया ये चाइल, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पराग्वे और बोलिविया। यही इतने देश। अगर ये हो गया फॉकलैंड हो जाएगा ये,
और इसके नीचे हमने बताया था कि ये टेरा डेल फ्यूगो है, के नीचे टेरा डेल फ्यूगो है। तो यही इतने ही देश दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसमें हम अब पढ़ेंगे, किसके विषय में पढ़ेंगे, अर्जेंटीना के विषय में हम कुछ पढ़ेंगे, कि अर्जेंटीना के विषय में हम कुछ पढ़ेंगे इसमें। देखिए, अर्जेंटीना, पहली बात की अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। पंपास घास का मैदान जो है वो कहाँ पाया जाएगा, वह आपके अर्जेंटीना में पाया जाएगा। अल्फा अल्फा घास होती है यह, जो प्रोटीन में रिच होती है, प्रोटीन में रिच होती है, जिसमें विटामिन के, विटामिन 6 पाया जाता है, विटामिन के और विटामिन 6 पाया जाता है। ठीक। अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में पहले पंपास क्षेत्र में गेहूं और मक्का उगाया जाता था। गेहूं और मक्का के उत्पादन में ब्राजील को यह पूरा, अर्जेंटीना किसको टक्कर देता था, ब्राजील को टक्कर देता था। और पूरे साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने की क्षमता भी रखता था। और धीरे धीरे, जैसे अर्जेंटीना धीरे धीरे अपने आप को लाइफ स्टॉक रेंचिंग में अपने आप को चेंज कर लिया। अब देखिए, लाइफ एक्सटेंशन क्या होता है, लाइफ एक्सटेंशन ये होता है कि जिसमें एक साथ कई खेती की जाती है, या एक साथ दो या मिक्स मिक्स खेती की जाती है। जैसे लाइफ ऑफ रेंचिंग में अत्याधुनिक कृषि है, यानी ये एक नए तरह की कृषि है, एक नए तरह की कृषि है, जो कभी जिन खेतों में वो घास उगाया करता था, अब उन्हीं खेतों में वो क्या करता है, पानी बनाया करता था, पाड़े बनाया करता था, पाड़े होगा ये हमारा हो जाएगा पाड़े, पानी बनाने लगा। और इसमें मवेशियों और सुअर को क्या करना, पालना शुरू कर दिया। और जैसे उसने कैटल पिग मांस चाहिए था, क्यों, क्योंकि उसे कैटल और पिग मांस चाहिए थे। कैटल और पिग जो मांस है कि दक्षिण अफ्रीका या एक्सपोर्ट करना चाहता था, दक्षिण अफ्रीका इसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि विदेशी मार्केट में, विदेशों में इसका काफी, एशियन मार्केट और अफ्रीकन मार्केट में इसकी काफी डिमांड है, काफी डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो अपने आप को लाइफ स्टॉक रेंजिंग में कन्वर्ट कर लिया। लाइफ रेंजिंग मतलब एक उसी खेतों में अत्याधुनिक तरह से। अब देखिए होता क्या था कि जैसे अब 4 बाड़ा इसमें बना दिया गया, जैसे कोई एक हमारा खेत हो गया, इसमें हमने बाड़ा, एक ये हमारा खेत हो गया। ठीक, जैसे ये बाड़ा हो गया हमारा खेत, अब इसमें जैसे हमने इसको 5-6 बाड़े में कन्वर्ट कर दिया, जैसे एक बाड़ा इसको कन्वर्ट कर दिया, और एक बाड़ा इसमें कन्वर्ट कर दिया, और एक बाड़ा इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक। और ये है। ठीक। तो अब इसमें को पहले मवेशियों और पशुओं को हमने इसमें छोड़ दिया, मवेशियों को छोड़ दिया इसमें, इसमें वो चल के फिर इसमें आए, फिर इसमें से ये इसमें गए, फिर इसमें से जाए। ठीक। ऐसे करते फिर इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर ये इसमें चले आए, और लास्ट में जब इनको काटना होता था तो इस बाड़े बाड़े में पानी रखा जाता, जिसमें ये पशु आते थे, और इनको आते थे तो ये मशीन में पूरा कैच कर लेती थी, इनको मशीन पकड़ लेती थी, इनके पिग, और इनको काट के इनके मांस को जो हुआ करता था वो बंद डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। तो यही है कि लाइफ स्टॉक रेंचिंग, यही है हमारी की अत्याधुनिक कृषि में, अ, अत्याधुनिक कृषि कृषि को बढ़ाकर अपने आप को लाइफ स्टाइल, माने उसमें कृषि भी करना और उसमें पशुओं को भी पालना। अर्जेंटीना अफ्रीकन, देखो यहाँ हमने यही लिखा है, अर्जेंटीना अफ्रीकन व अफ्रीकन मार्जिन में एक्सपोर्ट करना चाहता था, इसलिए उसे पूरी दुनिया, क्योंकि इसकी पूरी दुनिया माने मांस की प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में मांग है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का पहला कौन था, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश, अच्छा ब्राजील नहीं, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ ब्राजील नहीं रहेगा, यहाँ अर्जेंटीना रहेगा।
ठीक, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4/5 भाग है। माने कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल का 4/5 ये है। जैसे अगर हम मान लीजिए आपको अगर भारत का क्षेत्रफल का नहीं याद है, मान लीजिए जैसे भारत का क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है, तो इसका ये 4/5, तो इसका अगर हम 4/5 निकाल देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 4 दूना 8। ठीक, 8, ये हमारा हुआ 8। उत्तरी अमेरिका पंपास घास का मैदान से अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके लिए उत्तरी भाग में ग्रान चाको का दलदली दलदली निम्न भूमि पाई जाती है। अब दलदली निम्न भूमि क्या होती है? एक ऐसी भूमि जहां पर पानी की मात्रा और माटी काफी भुरभुरी टाइप को, जिसमें आप पैर रखो तो आसानी से धंस जाए। जैसे गांव में भी अगर आप खेती किए होंगे तो जानते होंगे कि गांव में जब किसान खेतों में पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद अगर दूसरे दिन खेत में आप जाएंगे तो क्या होगा? दूसरे दिन खेत में जाएंगे तो उसमें आपका पैर धंसने लगेगा। तो दलदली इलाका वैसे टाइप का होता है, हो सकता है 10 मीटर 5 मीटर वो गहरा हो, तो उसमें इसी टाइप का दलदली कीचड़ टाइप का होता है, जिसमें आप पैर रखेंगे तो वो धंसते चले जाएंगे। तो ग्रान चाको का जो एक निम्न भूमि है, जो क्या है, दलदली इलाकों के लिए जानी जाती है, माने दलदली एरिया है वह पूरा। एंडीज, आप देखिए एंडीज के ऊंचे पर्वत और अर्जेंटीना व चिली की मध्य सीमा बनाते हैं। जो अर्जेंटीना है, एंडीज के ऊंचे पर्वत, एंडीज में कई सारे पर्वत पाए जाएंगे, जिसमें एकांक गुहा हो गई, आपका ओजस डल सलाडो हो गया, तो ये सब पाए जाएंगे। जिसमें एंडीज के ऊपर पर चिली और अर्जेंटीना की मध्य सीमा बनाते हैं। एंडीज में अनेक, माने एंडीज जो पर्वतमाला में कई सारे ऊंचे पर्वत, जिसमें एकांक गुहा सबसे ऊंचा है। माने एंडीज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा है। कौन सा है? एकांक गुहा। ये एकांक गुहा सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा गर्मियों के दिनों में होती है। माने अर्जेंटीना में जो वर्षा होती है अधिकतर गर्मियों में होती है। टेरा डेल फ्यूगो इसके दक्षिण में स्थित है, जो मुख्य दूरी से मैगलेन जल संधि के द्वारा अलग होता है। माने टेरा डेल फ्यूगो हमने लास्ट में बताया था कि अगर इमेज आप देखेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है एक इमेज, तो यहाँ और ये हमारा आया हुआ है। ठीक, तो इसके नीचे वाले में जो है यही टेरा डेल फ्यूगो है। अब ये टेरा डेल किस जल संधि के? मैगलेन जल संधि के द्वारा क्या होता है? अलग होता है। अर्जेंटीना की मुख्य वनस्पति छोटी व मुलायम शीतोष्ण घास है, जिसका क्षेत्र पंपास कहलाता है। तो इसकी मुख्य वनस्पति की अगर बात करेंगे तो इसकी जो मुख्य वनस्पति हो जाएगी वो हमारी क्या होगी? इसकी मुख्य वनस्पति छोटी छोटी होती है, मुलायम होती है, जो पंपास के क्षेत्र में कहलाता है। पशुओं के लिए अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। इस क्षेत्र की इस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स, माने अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है? ब्यूनस आयर है। संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस इंडियन रेलमार्ग जो ये भी यहाँ बने हैं, जो पश्चिम इंडीज को पार करके जाते हैं, जो पश्चिम इंडीज को पार करके चले जाते हैं। बोलोविया। अब एक अगला देश है बोलोविया। इसके विषय में देखो, बोलोविया को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, जो नॉर्मल जानकारी है वही आपको इसमें रखनी है। बोलोविया बोलोविया का पठार टीन के उत्पादन के लिए, तो कह सकते हैं कि बोलोविया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीन के उत्पादन के लिए। ये क्या है? टीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह एक अंतर पर्वतीय पठार है जो पर्वतों के बीच में है। बोलोविया एक लैंडलॉक देश है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्र। बोलोविया पानी की समस्या होती रहती है हमेशा, और ये टिटिकामा झील जो है बोलोविया में से। देखिए, बोलोविया एक ऐसा देश है जो पूरा लैंडलॉक कंट्री है, जो टील के उत्पादन के लिए जाना जाता है।
यह अंतर पर्वतीय माने तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उसके बीच में ये सब पठार है। और यहाँ पे पानी की समस्या, और ये जो पानी की समस्या है पूरे बोलिविया के लिए रहती है। और एक झील पाई जाती है बोलिविया में, टिटिकामा झील। ये जो टिटिकामा झील है, इसी से पूरा बोलिविया शहर पानी पीता है, या कह सकते हैं पूरा बोलिविया इसी पे निर्भर रहता है। पानी की जो सप्लाई होगी वो इसी पे निर्भर रहती है। अब देखिए इमेज देख लेते हैं हम कुछ। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका मैं अगर गलती से बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करिएगा आप लोग। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो देखिए हमारा जो फिगर है विश्व ग्लोब पे ऐसे ही फिगर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका का। और ये जो दक्षिण अमेरिका है, देखिए ये यहाँ ये पनामा पट्टी है, ये पनामा पट्टी हो गई आपका, यहीं से जुड़ा रहता है ये पनामा पट्टी से। ये उत्तरी अमेरिका, ये एरिया इसका उत्तरी अमेरिका। देखिए ये 0 डिग्री है हमारा, ये क्या है, ये 0 डिग्री है। देखिए 0 डिग्री यहाँ से होकर इसके निकल जा रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका 0 डिग्री, तो इसका जैसे हमारा ये ग्लोब हो गया, ये ग्लोब इधर बना, ठीक, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब को ऐसे हम दो भागों में अगर हम बांट देते हैं, ग्लोब को अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हो जाता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। जैसे ये हमने ग्लोब ऐसे कर दिया, क्या मैं बना रहा हूँ, देखिए ये ग्लोब हो गया, इसको दो भाग में तो 0 डिग्री, तो ये ऊपर का भाग जो होता है इसको नॉर्थ कहते हैं, और ये नीचे का भाग क्या है उसको क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की जो स्थिति है, इसके पूर्व भाग में, दक्षिण अमेरिका के पूर्व भाग में अटलांटिक महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में इसका प्रशांत महासागर है। और ये विश्वविक्त है। तो अब तो जो दक्षिण अमेरिका की स्थिति है, तो इसके पूर्व में क्या है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कर्क रेखा इसके लगभग कह सकते हैं अमेजन बेसिन के पास से गुजरती है, और इसका जो भाग है लगभग आधे से अधिक भाग इसका क्या है, कह सकते हैं कि दक्षिणी, अ, दक्षिणी साउथ, दक्षिणी में स्थित है, दक्षिण में स्थित है हमारा ये, दक्षिणी भाग में स्थित है, नॉर्थ भाग में नहीं स्थित है। अब देखिए ये थोड़ा सा पुराना मैप है, नए मैप पे काफी करेक्शन होगा। अब इसका जो राजनैतिक है, तो यहाँ पे हमने हिंदी में थोड़ा सा लिया है, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, फॉर रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा नाम एक बार हम, ये हमारा ब्राजील हो गया, ब्राजील बाद फ्रेंच गुयाना, इसमें केवल गुयाना लिखा है, ये फ्रेंच गुयाना। और ये हो गया आपका सूरीनाम, गुयाना, आपका ये वेनेजुला हो गया, यहाँ वेनेजुला हो गया, कोलंबिया हो गया। हाँ, कोलंबिया से ज्यादा एक चीज और आप याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा देश है, दक्षिण अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जो पनामा पट्टी से जुड़ा हुआ है। तो इक्वाडोर ऐसा एक देश है, सॉरी, कोलंबिया एक ऐसा देश है जो कि कैरिबियन सागर से आने वाली पनामा नहर जो है उससे कनेक्टेड है। इक्वाडोर, इक्वाडोर, पेरू, चाइल, बोलिविया, पराग्वे और उरुग्वे, अर्जेंटीना। देखिए बोलिविया और पराग्वे ये लैंडलॉक कंट्री है, ये हमारी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। देखिए इसको तो हमने पढ़ा ही चुका, फिर से बात देख लीजिए। ये सवाना जलवायु पाई दक्षिण अफ्रीका में, सवाना जलवायु पाई जाती है, पेयरी जलवायु पाई जाती है, स्थानीय नाम है सब, ठीक। जल विश्वती जलवायु पाई जाती है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, मध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी,
और महासागरीय जलवायु पाई जाएगी। दक्षिण अमेरिका में यही इतने जो चीज हैं आपको याद रखने की काम आएंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये वन देख लेते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका में वन कौन से है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए हमारा ये सवाना हो गया, ये हमारा सवाना भूमि हो गई है। यहाँ पे ग्रांड चाको पाया जाता है। ग्रांड चाको के नीचे आएंगे पंपास पाया जाएगा। मरुस्थलीय झाड़ियां पाए जाएंगे, ये मरुस्थलीय झाड़ियां पाएंगे। चिरहरित माने कोणधारी शंकु के जो जैसा जो वन देखते हैं वो पाए जाएंगे। चिरहरित वन पाए जाएंगे, मरुस्थलीय झाड़ियां पाई जाएंगी। विश्वत वन, विश्वत वन में ये जो है काले काले पूरे ब्लैक कलर के ये सब विश्वत वन है हमारे। अब देखिए वाणिज्यिक पवन, तो अब वर्षा का अगर वितरण की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में वर्षा कहाँ होती है। देखिए इधर जो है हमारी ब्राजीलियन गर्भधारा है, तो वाणिज्यिक पवन आती है यहाँ से और इधर वर्षा करती है। वाणिज्यिक पवन यहाँ भी है, ये भी आती है, वर्षा करती है। पेरू की ठंडी जलधारा, देखो जहां भी ठंडी जलधारा पाई जाएगी वहां पे वर्षा कम होगी, मरुस्थल पाए जाएंगे, पछुआ पवन हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में की लगभग जितनी चीज थी हमको जानने लायक हमने लगभग आपको बता दिया। हाँ थोड़ा सा ये है कि दक्षिण अफ्रीका का प्राकृतिक विभाजन है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं इसको भी। देखिए देखिए ये गयाना का पठार हो गया। टिचिनांग और टैबोगो झील यहीं पे पाया जाएगा। ओरिनिको, कोटापैक्सी, चिम्बिराजो, इंडिस पर्वतमाला ये हो गई। ये टिटिकामा झील हो गई, इंडिस पर्वतमाला। ठीक है, इंडिस पर्वतमाला होगी। प्रशांत महासागर हमने बताया कि पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है और दक्षिण में अटलांटिक महासागर। देखिए ग्रांड चाको हो गया, पंपास हो गया, अटलांटिक, ब्राजीलियन पठार पराग्वे। ये सब जो चीजें हैं आपको याद रखने वाली चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको एक बार में यह लर्न कर लेंगे। इसको जब जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। ये इंडीज पर्वतमाला हो गई, ये इंडीज पर्वतमाला देखिए यहाँ से पूरा इंडीज पर्वतमाला निकला है और ये पूरा होके नीचे तक चला गया है। यानी कि मतलब इंडीज पर्वतमाला की जो श्रृंखला है वो लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है, जो कि हिमालय से ज्यादा। हिमालय की लंबाई कितना है 2500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी 7,000, लेकिन ऊंचाई के मामले में हिमालय ज्यादा पड़ जाता है और ये कम। इसकी सबसे दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एकांक गुहा है। तो अब देखिए कि एनसीईआरटी की है, तो अब इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, नेक्स्ट जो क्लास होगी यहीं से हम इसके को स्टार्ट करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक जो दी है दक्षिण अफ्रीका विषय में क्या कहती है और ओल्ड एनसीईआरटी ये है हमारी। तो यहीं से इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितने दोस्त सॉरी इसमें जितने देश होंगे उस देश के विषय में भी कुछ न कुछ हम लोग जानकारी करेंगे। तो अब इसके विषय में हम लोग कल जो हमारी क्लास होगी यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।